कॉपीराइट होता क्या है, इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है, फेयर यूज क्या होता है, एक्सेप्शन क्या होता है। हमारे स्टडी मैट के जो केस लॉस हैं उनमें उतनी ग्रेविटी नहीं है। तो पहले हम लेंगे मजा, समझेंगे अच्छे से और फिर हमारे स्टडी मैट के केस लॉस को भी कवर करेंगे। अगर आपको कॉपीराइट का ABCD भी नहीं आता ना तो भी आपको ये लेक्चर समझ में आ जाएगा। हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम डूइंग गुड एज वेल। आज हम यहाँ पे क्यों मिले हैं? कॉपीराइट एक्ट के बहुत सारे केस लॉस को पढ़ने के लिए। और जाइएगा मत, अगर आपको कॉपीराइट का ABCD भी नहीं आता ना तो भी आपको ये लेक्चर समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं पहले समझाने वाला हूँ कि कॉपीराइट होता क्या है, इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है, फेयर यूज क्या होता है, एक्सेप्शन क्या होता है, सब समझाऊंगा और फिर आपको केस लॉ पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट 20 to 25 मिनट में हम लगभग लगभग 15 केस स्टडी कवर करने वाले हैं। सारे के सारे रियल लाइफ हैं, कुछ आपके स्टडी मैट के रहेंगे। टोटल स्टडी मैट में 7 केस लॉस हैं, वो सब के सब मैं कवर करने वाला हूँ। गॉट इट एवरीवन? पर वो मैं कवर करूंगा एंड में। रीजन ये है कि हमारे स्टडी मैट के जो केस लॉस हैं उनमें उतनी ग्रेविटी नहीं है, लेकिन अगर आप दूसरे केस लॉस को देखेंगे जो मैं आज कराने वाला हूँ उसमें बहुत ग्रेविटी और बहुत मजा आने वाला है। गॉट इट? तो पहले हम लेंगे मजा, समझेंगे अच्छे से और फिर हमारे स्टडी मैट के केस लॉस को भी कवर करेंगे। गॉट इट? तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। चलिए तो बिना किसी देरी के अपन शुरुआत करते हैं बच्चा पार्टी। कॉपीराइट के बहुत सारे केस लॉस आज अपन देखने वाले हैं। 2023-24 तक जितने भी केस लॉस हैं उन सबको अपन यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहली बात, आपने इस न्यूज के बारे में शायद सुना होगा। ये कौन है भैया? ये है मोहक मंगल, जिसका एक बहुत ही अच्छा चैनल है, आपको भी देखना चाहिए, जिसका नाम है सोच। मैं हमेशा देखता हूँ इस चैनल को, बहुत अच्छा कंटेंट डालते हैं। सोच नाम का इनका एक चैनल है और ये जो व्यक्ति, इसका नाम क्या है? मोहक मंगल। तो मोहक मंगल ने कुछ क्लिप इस्तेमाल किया ANI नाम के एक न्यूज ब्रॉडकास्टिंग वालों का। तो बेसिकली क्या होता है, आपने कई बार सुनते होंगे ना कि सूत्रों से हमको ये पता चला। कई बार न्यूज चैनल में ऐसा बोलते हैं। तो ये जो सूत्र होते हैं, सोर्स जो होता है, वो क्या होता है? वो होते हैं नेटवर्क कंपनीज, जैसे ANI। ANI क्या करता है, इनके बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, इनके बहुत सारे ग्राउंड में रिपोर्टर्स हैं, जो लोग जा जाके न्यूज़ को कलेक्ट करते हैं और फिर आज तक, रिपब्लिक टीवी, ये सारे लोग को ये लोग न्यूज़ बेचते हैं। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है। न्यूज़ को कलेक्ट करो, दिखाओ मत, कलेक्ट करो और फिर न्यूज़ चैनल वालों को बेचो। उन लोग आपकी क्लिप्स को दिखाएंगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? अब क्या हुआ कि ये जो मोहक मंगल था, ये मोहक मंगल ने भी उस चैनल के कुछ क्लिप का इस्तेमाल किया और फिर मोहक मंगल के ऊपर देखिए कितने रुपए का केस हो गया? 48 लाख रुपीस का केस हो गया। तो फिर आगे क्या हुआ और ये कॉपीराइट होता क्या है, केस हुआ क्यों, क्या मोहक मंगल जीत सकते हैं? इन सब का जवाब आपको आज के लेक्चर में मिलने वाला है। गॉट इट एवरीवन? इस पर्टिकुलर केस का, मोहक मंगल वाले केस का जवाब मैं आपको एकदम एंड में दूंगा, तो थोड़ी देर रुक जाना और पहले समझना और उसके बाद आपको एंडिंग समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली बात तो यह आती है बच्चों कि कॉपीराइट होता क्या है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों। कॉपी ना करने का राइट, क्या बोला मैंने? कॉपी ना करने के राइट को बोलते हैं कॉपीराइट। ओ माय गॉड, कॉपी ना करने का राइट, यानी कि अगर मैंने कुछ बनाया जो कि आर्टिस्टिक नेचर का है। किस नेचर का है बेटा? आर्टिस्टिक नेचर का है। फिर आर्टिस्टिक नेचर का जैसे, आर्टिस्टिक नेचर में पेंटिंग हो सकता है, स्कल्पचर हो सकता है, कोई मूर्ति बनाया हो मैंने, ऐसा हो सकता है, कोई मूवी बनाई हो मैंने, ऐसा हो सकता है, कोई गाना गाया हो मैंने, ऐसा हो सकता है। ये सारी चीजें आर्टिस्टिक चीजें हैं। ये सारी चीजें कैसी हैं बच्चों? आर्टिस्टिक चीजें हैं। इन आर्टिस्टिक चीजों पे अगर मैंने कॉपीराइट ले लिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब उनको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। उनको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। यानी अब ये मेरा जो वर्क है, ये वर्क को प्रोटेक्ट करेगा कौन? कॉपीराइट। तो कॉपीराइट क्या है बेटा? कॉपी नहीं करने का राइट। कॉपी नहीं करने का राइट, यानी कि अब कोई, जितने समय का मेरे पास कॉपीराइट है उतने समय में कोई भी मेरे वर्क को कॉपी नहीं कर सकता। गॉट इट एवरीवन? इज दिस क्लियर एवरीवन? तो वाई कॉपीराइट? क्योंकि भैया कोई भी इंसान ना बहुत मेहनत से कोई नई चीज बनाता है, ओरिजिनल चीज बनाता है। इसी वजह से कॉपीराइट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने मेहनत करके कोई चीज बनाई और आप उसे कॉपी करके पूरा बेनिफिट ले लो। तो कॉपी ना करने का राइट क्या है बेटा? कॉपी राइट। इज दिस क्लियर? तो जनरली बच्चों ये जो कॉपीराइट रहता है वो सामने वाले को 60 साल तक मिलता है।
और कुछ केसेस में 25 साल तक भी मिलता है। जैसे रामायण हो गया, तो रामायण क्या है, ब्रॉडकास्ट किया, बनाया किसी और ने और दूसरे चैनल ने उसको क्या किया, ब्रॉडकास्ट किया। ब्रॉडकास्ट करने का मतलब क्या होता है, दिखाना। तो दिखाने का राइट 25 साल, और ओरिजिनली ज्यादातर कामों में कितना कॉपीराइट मिलता है, 60 साल तक। यानी मान लीजिए जैसे मैंने अगर कोई किताब लिखी, तो किताब अगर मैंने आज लिखी तो मेरी लाइफ टाइम तक, यानी जब तक मैं जिंदा हूं तब तक उसका कॉपीराइट मेरे पास रहेगा, यानी कोई और कॉपी नहीं कर सकता। और मेरे मरने के 60 साल तक भी कोई और कॉपी नहीं कर पाएगा। समझ में आया सभी को? तो जनरली जनरली इस तरीके से कॉपीराइट का टर्म रहता है। फिलहाल ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक रफ आइडिया आपके माइंड में होना चाहिए कि अच्छा खासा टाइम यहां तक रहता है। कॉपीराइट किस किस चीज़ों पे किया जा सकता है? तो अगर आपने कोई ओरिजिनल लिटरेचर बनाया, लिटरेचर यानी कि कोई बुक वगैरह अगर आपने लिखी, कोई पोयम आपने लिखा, ठीक है, जैसे कबीर के दोहे, ठीक है, ये क्या हो गया, कबीर के दोहे पे कबीर जी क्या कर सकते थे, कॉपीराइट कर सकते थे। गॉट इट? ड्रामा, कोई ड्रामा आपने लिखा, उस पर भी कॉपीराइट हो सकता है। कोई म्यूजिक है, जैसे ए आर रहमान ने कोई म्यूजिक दिया है ना, उनके म्यूजिक तो लाजवाब होते हैं, वो उस म्यूजिक पे क्या कर सकते हैं, कॉपीराइट। अब अगर कोई उनको कॉपी करेगा, अगर कोई उनके म्यूजिक को कॉपी करेगा तो वो केस फाइल कर पाएंगे। एंड आर्टिस्टिक वर्क, कोई भी आर्टिस्टिक वर्क, सिनेमा, कोई मूवी, कोई साउंड रिकॉर्डिंग, इन सब पे आप कॉपीराइट ले सकते हो। कोई आपने नॉवल लिखा, पोयम लिखा, बुक लिखी, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा, कोई गाने का लिरिक्स आपने लिखा, कोई सॉफ्टवेयर आपने बनाया, तो सॉफ्टवेयर में भी क्या होता है, कोडिंग वगैरह होता है, तो वो भी एक आर्टिस्टिक काम है। तो ये सब अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, आपको मिल जाएगा कॉपीराइट। आपको क्या मिल जाएगा बेटा, कॉपीराइट। और अगर किसी और ने ये देखो, ये लड़की है मान लो, ये लड़की ने अगर आपके वर्क को कॉपी करने की कोशिश की, अगर किसी ने वर्क को कॉपी करने का कोशिश किया, तो आप उस व्यक्ति के ऊपर क्या कर सकते हो बेटा, केस कर सकते हो। आप उस व्यक्ति के ऊपर क्या कर सकते हो बेटा, केस कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आई? और फिर कोर्ट आपको कई तरीके के रिलीफ दे सकता है। जैसे कोर्ट उसके ऊपर इंजंक्शन लगा सकता है कि एक बार तो कॉपी कर लिया, अब अगली बार मत करना। डैमेजेस आपको दिलवा सकता है, पैसे आपको दिलवा सकता है, जेल भी कई बार हो जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारे पनिशमेंट आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं अगर आपने क्या किया, किसी के ओरिजिनल काम को कॉपी किया। किसी के ओरिजिनल काम को आपने क्या किया, कॉपी किया। गॉट इट एवरीवन? तो ओरिजिनलिटी को अपने को यहाँ पे क्या करना है, संभाल के रखना है। तो सबसे पहला जो केस लॉ हम लोग के बुक में होना चाहिए, स्टडी मैट में होना चाहिए, पर नहीं है, क्या करें, नहीं है, क्या कर सकते हैं, वो आया है वॉल्टर वर्सेस लेन में। क्योंकि यहीं से कहीं ना कॉपीराइट की रियल जर्नी चालू हुई है, तो हर बच्चे को ये मालूम होना चाहिए। वॉल्टर वर्सेस लेन, वॉल्टर वर्सेस लेन। हुआ क्या कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने क्या किया, ये मान लो वॉल्टर है, ये कहीं पे गया और जाकर एक बहुत ही फेमस आदमी है, यहाँ पे खड़ा है वो फेमस आदमी, उसकी स्पीच को सुना। ये आदमी बोल रहा था, जैसे मान लो मोदी जी है, तो मोदी जी कुछ बोल रहे हैं, इस व्यक्ति ने, वॉल्टर ने उसके स्पीच को सुना और उस स्पीच को एक अपने न्यूज़पेपर में लिखा। न्यूज़पेपर का नाम मान लेते हैं द टाइम्स। इस न्यूज़पेपर में उसने लिखा। अब क्या हुआ, लेन ने भी एक किताब लिखी। अब मान लीजिए मोदी जी हैं, मान लीजिए, ठीक है, तो लेन ने किताब लिखी लाइफ ऑफ मोदी। और लाइफ ऑफ मोदी के अंदर उनको जब स्पीच डालना था कि मोदी जी ने क्या क्या बोला, तो उन्होंने ये वाले स्पीच को क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। ये वाले स्पीच को क्या कर लिया बेटा, कॉपी कर लिया। अब यहां पे इन्होंने केस कर दिया एक दूसरे के ऊपर। वॉल्टर ने बोला कि अरे यार, ये तो मेरे न्यूज़पेपर में मैंने डाला था, द टाइम्स के, वहां पे मैंने स्पीच को डाला था, मैं उनके स्पीच, उनके जगह पे गया, जाकर सुना, और सुनने के बाद वो सारी बातें द टाइम्स में मैंने लिखी, और तुमने क्या किया, तुमने सीधा कॉपी कर लिया। दिस इज रॉन्ग, दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। कोर्ट ने यहाँ पे क्या बोला बेटा, कि अगर आपने थोड़ा भी लेबर किया है, जैसे यहाँ पे वॉल्टर ने क्या किया, लेबर किया। लेबर करने का मतलब क्या हुआ, मेहनत किया, वो वहां तक गया, सुना, उसके बाद अपने पेपर में लिखा, छापा, तो लेबर तो यहाँ पे हुआ ना। इतना भी लेबर अगर आपने कर दिया तो इस वर्क को क्या माना जाएगा, ओरिजिनल वर्क। इस वर्क को क्या माना जाएगा बेटा, ओरिजिनल वर्क। कहीं से आपने खुद ही उठा के सीधा कॉपी किया है, आपने खुद ही कहीं से उठा के कॉपी किया और आपका चीज किसी और ने कॉपी कर लिया, तो उस पर कॉपीराइट नहीं हो सकता। कॉपी किए गए चीज पे ही कॉपीराइट नहीं हो सकता भैया। लेकिन अगर आपने मेहनत करके कोई ओरिजिनल चीज बनाई, जैसे यहाँ पे आपने मेहनत करके गए, स्पीच सुना, फिर स्पीच को लिखा अपने पेपर में, तो आपने इतनी मेहनत की, तो कोई और फिर आपके काम को चुरा नहीं सकता। कोई और आपके काम को चुरा नहीं सकता। वर्क में बी ओरिजिनल,
इवन इफ डिराइव्ड फ्रॉम प्रीवियस मटेरियल। तो जैसे मोदी जी ने कुछ बोला और उसको मैंने लिखा अपने न्यूज़पेपर में, तो भी उसमें मेहनत तो लगी है ना, मेरा स्किल तो लगा है लिखने में, मेरे को लेबर लगा है, नॉलेज लगा है। अगर मैंने ये सब करके अगर मैंने अपने न्यूज़पेपर में मोदी जी की बातों को लिखा है, तो ऐसे केस में वो मेरा क्या बन जाएगा, ओरिजिनल वर्क। वो मेरा क्या बन जाएगा बच्चों, ओरिजिनल वर्क। और इस न्यूज़पेपर में पहली बार मोदी जी का स्पीच छपा, और उस स्पीच को अगर आपने अपने किसी किताब में अगर आपने कॉपी किया, तो मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूं कॉपीराइट का। मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूं किसका, कॉपीराइट का। इफ दिस क्लियर एवरीवन, तो ये हमारा पहला केस लॉ, वॉल्टर वर्सेस लेन। क्या नाम है बेटा, वॉल्टर वर्सेस लेन। अब कोई अगर मेरे मेरे किए गए काम को कॉपी करता है, तो उसे बोलते हैं इनफ्रिंजमेंट। क्या बोलते हैं बेटा उसे, इनफ्रिंजमेंट। जो कि यहाँ पे लेन ने किया। किसने किया, लेन ने क्या किया, इनफ्रिंजमेंट किया। लेन हैज इनफ्रिंज द वर्क, लेन हैज इनफ्रिंज द वर्क। हम लोग बार बार बोल रहे हैं ना, कॉपी किया कॉपी किया। तो कॉपी किया की जगह अब अपन लीगल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे बेटा, इनफ्रिंज द वर्क। क्या बोलेंगे, इनफ्रिंज द वर्क। आगे आते हैं, स्टैट्यूटरी डेफिनेशन क्या है इसका, सेक्शन नंबर 51 में दिया हुआ है कॉपीराइट एक्ट के। एक्सरसाइजिंग राइट ऑफ द कॉपीराइट ओनर। एक्सरसाइजिंग राइट ऑफ द कॉपीराइट ओनर, यानी जिसके पास कॉपीराइट है, जिसके पास कॉपीराइट है, आपने उसके काम को चुरा लिया, आपने उसके काम को चुरा लिया, या आपने उसके काम को बांट दिया, अपने नाम से बांट दिया, या आपने उसके काम को उससे बिना पूछे दिखा दिया। एग्जिबिट करने का मतलब होता है दिखा दिया। या आपने उसके काम को कॉपी करके किसी और को बेच दिया, इंपोर्ट कर दिया। ये सारी चीज़ों में माना जाएगा कि आपने इन्फ्रिंजमेंट किया है। इन सारी चीज़ों में माना जाएगा कि आपने क्या किया, इन्फ्रिंजमेंट किया। जैसे मान लेते हैं बच्चों, पीडब्ल्यू के चैनल में मैंने ये कॉपीराइट केस लॉ का वीडियो डाला। मैंने ये कॉपीराइट केस लॉ का वीडियो डाला। आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली, आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली। अब देखो मैं आइडिया नहीं दे रहा हूं ना, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दी, और आपने क्या किया, अपने ही यूट्यूब चैनल में, अपने यूट्यूब चैनल में, नाम मान लो राजू यूट्यूब चैनल, राजू यूट्यूब चैनल में उसको पब्लिश कर दिया। राजू यूट्यूब चैनल में उसको पब्लिश कर दिया। तो आपने दिखा दिया, तो दिखा देने को क्या बोलते हैं, एग्जिबिट करना। अगर आपने दिखा दिया, एग्जिबिट कर दिया, ऐसे केस में माना जाएगा कि यू हैव इन्फ्रिंज्ड माई कॉपीराइट। क्या माना जाएगा, यू हैव इन्फ्रिंज्ड माई कॉपीराइट। क्या माना जाएगा बेटा, यू हैव इन्फ्रिंज्ड माई कॉपीराइट। मेरे पास जो राइट था, आपने उसका इन्फ्रिंजमेंट कर दिया। इज दिस क्लियर एवरीवन, इज दिस क्लियर एवरीवन। तो किसी के ओरिजिनल काम को कॉपी करने को लॉ के भाषा में क्या बोलते हैं, इनफ्रिंजमेंट। किसी के ओरिजिनल काम को कॉपी करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनफ्रिंजमेंट। अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अ पोएम वॉज रिटन बाय अ पोएट इन 1820। आमतौर पे क्या होता है बच्चों, 60 साल तक रहता है। तो 1820 से 60 साल कितना हो गया, 1880। द पोएट एक्सपायर्ड इन 1888। पोएट जो है वो खुद मर गए कब, 1888 में। ठीक है, तो 1888 से कितना टाइम देखा जाएगा बेटा, 60 साल देखा जाएगा। कितना साल देखा जाएगा, 60 साल। तो जब वो मरे उसके बाद 60 साल यहाँ पे काउंट होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 1948। तो यहाँ पे आपका कॉपीराइट कंप्लीट होगा, यहाँ पे कॉपीराइट आपका फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यानी अब आपके पास कॉपीराइट नहीं रहेगा। तो 1820 में लिखा गया। तो मैंने क्या बोला, जब तक पोएट जिंदा है तब तक तो रहेगा ही रहेगा, उसके 60 साल तक और रहेगा। तो वो मरा 1888 में, वहां से 60 साल और जोड़ दीजिए, तो 1948 तक आपका कॉपीराइट रहेगा आपके पास। अब क्या हुआ, इस पोएम को कॉपी किया गया किसी और ऑथर के द्वारा 1970 में। 1970 यानी सर तब तक तो टर्म खत्म हो चुका था। तो क्या इसको अपन इन्फ्रिंजमेंट कहेंगे, उसने कॉपी तो किया, लेकिन क्या हम इसको इन्फ्रिंजमेंट कहेंगे, द आंसर इज नो। देर इज नो इन्फ्रिंजमेंट। क्यों, क्योंकि 60 साल आफ्टर द डेथ ऑफ ऑथर कंप्लीट हो चुका है। यानी 1948 के बाद अगर आप कॉपी करेंगे चल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्या ये बात क्लियर हुआ बच्चा पार्टी। अगला इलस्ट्रेशन देखिए। अ बुक इज पब्लिश्ड इन अमेरिका। अमेरिका में पब्लिश हुआ, वहां के पब्लिशर के द्वारा। एक इंडियन आदमी विजिट किया कंट्री को, यानी अमेरिका को, गेट्स अ कॉपी ऑफ द बुक एंड मेक फर्दर कॉपी, यानी और कॉपी बना दिया। तो मेकिंग भी, यहाँ देखो इन्फ्रिंजमेंट में मैंने मेकिंग वर्ड भी लिखा था, मेकिंग भी क्या होगा बच्चों, इन्फ्रिंज करना। आपने कॉपी बनाया और फ्लड द इंडियन मार्केट, यानी इंडियन मार्केट में आपने बांट दिया। क्या अमेरिका में कॉपीराइट किया गया है और आपने इंडिया में बांटा है, क्या इसको इन्फ्रिंजमेंट बोलेंगे, द आंसर इज यस। इंडियन विजिटर माना जाएगा कि इन्फ्रिंजमेंट किया है।
गॉट इट? पक्का समझ में आया? यानी सर अगर हम एक जगह कॉपीराइट लेते हैं तो पूरे दुनिया में कोई भी उसको और कॉपी नहीं कर सकता। गॉट इट? अब कुछ केस लॉस पढ़ते हैं। ये सेकंड केस लॉ आया बच्चों हमारे सामने। कोई बच्चा आएगा और बोलेगा कि सर ये तो हमारे बुक में नहीं है। बच्चों ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बुक के केस लॉ भी कराऊंगा, आप चिंता मत करना। केस लॉ का नाम देखिए, वाडिया मूवी टोन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस विशाल भारद्वाज। विशाल भारद्वाज कौन है? जो कि रंगून मूवी को बनाई। ये एक मूवी है जो फ्लॉप हो गई थी इंडिया में वैसे तो, पर बहुत ही लार्ज स्केल में बना था, काफी लार्ज स्केल में बना था। इसमें बड़े बड़े एक्टर थे, जैसे शाहिद कपूर था, इसके अंदर सैफ अली खान था, और इसके अंदर ये भी थी, कंगना रनावत भी थी। तो काफी अच्छे खासे बजट में इसको बनाया गया था। अब यहाँ पे जो इसका रोल रहता है ना कंगना रनावत का, ये जो रोल रहता है ये एक फियरलेस नाडिया नाम का एक कैरेक्टर होता है 1930 में। 1930 में हंटर वाली नाम की एक मूवी थी, उसमें एक कैरेक्टर रहता है फियरलेस नाडिया। फियरलेस नाडिया से बिल्कुल कॉपी पेस्ट रहता है ये, पूरा कॉपी पेस्ट, कॉस्ट्यूम कॉपी पेस्ट, कैरेक्टर कॉपी पेस्ट, चलने का स्टाइल कॉपी पेस्ट, मास्क का स्टाइल कॉपी पेस्ट, विप यानी जो ऐसा मारती है, हंटर मारती है, वो भी कॉपी पेस्ट है। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, लेकिन उसके हाथ में यहाँ पे एक हंटर है। ठीक है, एक स्टंट वुमन रहती है और वो एक फ्रेज यूज करती है, ब्लडी हेल, ये भी कॉपी पेस्ट, सब कुछ कॉपी पेस्ट। तो विशाल भारद्वाज के ऊपर ये केस किया गया कि भैया तुमने वो 1930 में जो मूवी बनी थी उसमें जो कैरेक्टर था फियरलेस नाडिया, तुमने क्या किया, उसके कैरेक्टर को अपनी मूवी में एज इट इज यूज कर लिया। कॉस्ट्यूम चेंज, स्टाइल्स चेंज, सब कुछ चेंज, सॉरी सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, कॉपी पेस्ट कर दिया। अरे कुछ तो नया लाते, सब कुछ कॉपी पेस्ट कर दिया, क्या आदमी है रे तू। अब कोर्ट में जब केस गया तो पूछा गया कि क्या ये इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा। तो देखिए कोर्ट ने क्या कंक्लूड किया। कोर्ट हेल्ड एज देयर वाज सब्सटेंशियल कॉपिंग ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि कैरेक्टर मोटा मोटी लगभग पूरा ही कॉपीड था, तो यहां पे विशाल भारद्वाज को एक्यूज किया गया इन्फ्रिंजमेंट का, यानी कॉपी करने का एक्यूज किया गया, यानी दोषी करार दिया गया। एंड वाज आस्क्ड टू पे बैंक गारंटी ऑफ 2 करोड़। भैया ओ माय गॉड, 2 करोड़ रुपए इनको देने पड़ गए। ठीक है, इनको कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता बताइए, आपकी शॉर्ट मेमोरी होगी तो ही आप नहीं जानते होंगे। ही इज गजनी, ओ माय गॉड, एंड द केस लॉ इज कॉल्ड गजनी वर्सेस फुदगिनी। तो केस में क्या हुआ कि गजनी हमारे आमिर खान भाई साहब ने बनाई, और ये पहली मूवी थी जो कि इंडिया में, सिर्फ इंडिया में ही 100 करोड़ कमा ली। ठीक है, कोई बच्चा आएगा और कमेंट करेगा कि सर नहीं नहीं, 100 करोड़ कमाने वाली सबसे पहली मूवी डिस्को डांसर थी। अरे वो वर्ल्ड वाइड थी, सिर्फ इंडिया में ही 100 करोड़ कमा ले ऐसी मूवी पहली थी गजनी। तो गजनी मूवी बहुत रिकॉर्ड वगैरह तोड़ी, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो तमिल मूवी का पूरा कॉपी है। तो इनके ऊपर केस हो गया। इनके ऊपर क्या हो गया बेटा, केस हो गया। देखिए क्या केस हुआ। द मूवी गजनी, तमिल, तमिल वाली गजनी रिलीज हुई 2005 में, और फिर उसकी वाइफ का मर्डर का वो रिवेंज लेता है। 2008 में क्या हुआ, हिंदी वर्जन बनाया गया और उसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस था कि वो गर्लफ्रेंड का वेंजेंस लेता है, यानी कि रिवेंज लेता है। तो तमिल वाली मूवी में अपनी वाइफ का रिवेंज लेता है, 2008 वाली मूवी में अपनी गर्लफ्रेंड का रिवेंज लेता है। दैट इज द ओनली डिफरेंस, बाकी पूरी मूवी कॉपी पेस्ट थी। तो क्या इसके ऊपर भी केस किया जा सकता है? तो कोर्ट ने क्या बोला, दैट देयर वर इनफ्रिंजमेंट, यानी कॉपी हुआ है, और इंट्रीम इंजंक्शन यहाँ पे लाया। इंजंक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, स्टे ऑर्डर। इंजंक्शन का मतलब क्या होता है, स्टे ऑर्डर। मूवी को कई जगहों पे रोक दिया गया। चलिए आगे आते हैं। मिलन लुथरिया वर्सेस गुलशन राय, ये भी बहुत फेमस केस है भाई, बहुत फेमस केस है। गुलशन राय और इनके ऊपर केस क्या हुआ बेसिकली कि दीवार मूवी, आप तो पता नहीं आपने मूवी देखी है यानी, मेरी तो बहुत फेवरेट मूवी है दीवार, जिसमें अमिताभ बच्चन है और एक से एक डायलॉग है उसमें। तो दीवार जो मूवी है ना, दीवार मूवी में एक गाना था, कह दो तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, तू बोले तो जानू। बहुत गंदा गाते हो सर, रहने दो ठीक है। तो ये जो दीवार मूवी का गाना है बेटा, ये दीवार मूवी का गाना इस बादशाहों मूवी में एक पर्टिकुलर गाने में डाला गया, मतलब कि काइंड ऑफ थोड़ा सा मिक्स किया गया, थोड़ा रिमिक्स किया गया और रिमिक्स करके डाला गया। तो जब रिमिक्स करके डाला गया तो उसके प्रोड्यूसर ने क्या किया, केस कर दिया कि आपने कैसे हमसे बिना पूछे, कैसे हमसे बिना पूछे हमारे गाने को आपने क्या किया, कॉपी किया। दिस इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, दिस इज इनफ्रिंजमेंट।
और कोर्ट ने भी यही माना कि दीवार मूवी का जो गाना है कह दूं तुम्हें, वो तुमने यहाँ पे रिमिक्स किया है तो दिस इज इनफ्रिंजमेंट, और हम आपके ऊपर क्या करेंगे, इंजंक्शन का ऑर्डर यानी स्टे ऑर्डर आपके ऊपर डालेंगे। बाद में मूवी ने क्या किया कि इस गाने को ही रिमूव कर दिया। तो बादशाहो मूवी में ये गाना कौन सा था, शायद आपको इसलिए मूवी में नहीं देखने को मिला, लेकिन बादशाहो मूवी वालों को इसको रिलीज करने के पहले गाने को हटाना पड़ा। चलिए आगे आते हैं। फोन बूथ वर्सेस नॉकआउट। तो बाहर की मूवी भैया कॉपी करने का तो इंडिया में बहुत ज़्यादा चलन चलता है। तो हॉलीवुड वाले मूवी बनाते हैं और बॉलीवुड वाले उठा के एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं। तो उसी में से एक मूवी है फोन बूथ, जो कि विदेश की है, 20th सेंचुरी फॉक्स ने बनाई है, जिसको एज इट इज़ कॉपी कर दिया किसमें, हम लोगों ने, नॉकआउट नाम की मूवी में। ठीक है, आई थिंक उसके अंदर संजय दत्त और इरफान खान ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स थे। बाद में कोर्ट ने ये माना कि ये भी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है और डैमेजेस यानी पैसे दिए गए। किसको पैसे मिले यहाँ पे, 20th सेंचुरी फॉक्स को, जिसने ओरिजिनल मूवी यहाँ पे बनाई थी। क्लियर है बच्चों? और भी केस दिखाता हूँ आपको। एक बुक लिखी गई, ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, इसके ऊपर एक बुक लिखी गई। सामने वाले व्यक्ति ने क्या किया, 40,000 वर्ड में से 20,000 वर्ड कॉपी कर लिया अपनी किताब में। तो क्या इसको भी इन्फ्रिंजमेंट कहा जाएगा? द आंसर इज यस। तो आपको मेरे एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा बच्चा पार्टी कि अगर आप गाना कॉपी करें जैसे कह दूं तुम्हें, या मूवी कॉपी करें जैसे फोन बूथ, या बुक को कॉपी करें, इन सब को क्या माना जाता है? इन्फ्रिंजमेंट माना जाता है। क्या माना जाता है बेटा? इन्फ्रिंजमेंट माना जाता है। गॉट इट एवरीवन? टी सीरीज वर्सेस गुरुजी डॉट कॉम। तो टी सीरीज वर्सेस गुरुजी डॉट कॉम, तो गुरुजी डॉट कॉम इस तरीके का वेबसाइट है जिसमें लिंक डाल दिया जाता था टी सीरीज के गानों का। तो टी सीरीज के गानों का लिंक इसमें डाल दिया जाता था। तो इन्होंने क्या किया, टी सीरीज वालों ने केस कर दिया, टी सीरीज वालों ने केस किया, नोटिस गया गुरुजी डॉट कॉम को, और गुरुजी डॉट कॉम को क्या करना पड़ा, अपना साइट से लिंक पूरा हटाना पड़ा। डिफेंडेड रिमूव सर्च लिंक, सारे लिंक हटाने पड़े। इसको 2011 में बंद भी करना पड़ा, और इसके जो सीईओ थे उन सीईओ का यहाँ पे क्या हो गया बेटा, अरेस्ट भी हो गया। तो सोच के देखिए, अगर आप कॉपी करते हैं तो क्या क्या आपके ऊपर हो सकता है। सारी चीज़ों को हटा तो दिया जाएगा, बंद भी कर दिया जाएगा आपका दुकान, पैसे भी देने पड़ सकते हैं, स्टे ऑर्डर भी लग सकता है, जैसे गजनी मूवी के ऊपर लगा, और अरेस्ट भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है बाबा रे बाबा, थोड़ा संभल के रहना। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपन एक्सेप्शंस पे, यानी कि कब माना जाएगा कि इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। यानी कि कुछ चीज़ें जो अलाउड है, अगर आप प्राइवेट यूज़ के लिए कर रहे हैं तो अलाउड है। यानी कि कोई मूवी है, जैसे मेरी आदत है कि बहुत सारी मूवी है जो इंडिया में बैन हो जाती है, वो मैं टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे एक मूवी है संतोष, वो कहीं रिलीज ही नहीं हुई, बहुत अच्छी मूवी है संतोष, उसको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले बाहर, लेकिन वो इंडिया में कहीं रिलीज ही नहीं हुई। तो मैं कहाँ देखूँ? मैं कहीं नहीं देख सकता। तो ऐसे केस में मेरे को टेलीग्राम का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन ये टेलीग्राम का इस्तेमाल करके मैंने मूवी देखा, स्टेटस में डाला कि मूवी बहुत अच्छी है, आप भी देखो, और छोड़ दिया, कुछ नहीं किया। लेकिन अगर ये मैं जाके सारे लोगों को दिखाता तो मेरे ऊपर कॉपीराइट का केस हो जाता, इन्फ्रिंजमेंट का केस हो जाता। अगला, अगर प्रिंट मीडिया में, जैसे कई बार आपने देखा होगा ना कि न्यूज़पेपर वगैरह में रिव्यू आता है कि ये मूवी बहुत घटिया है या ये मूवी अच्छी है, या कोई इवेंट से रिलेटेड अगर कुछ आता है, जैसे पद्मावत मूवी के ऊपर भी बहुत हंगामा हुआ था कि भैया इन्होंने राजपूत सेंटिमेंट्स को हर्ट कर दिया है, ऐसा कुछ अगर होगा और उसका अगर आप न्यूज़ में अगर आप बताएंगे, अगर अपने पेपर में या चैनल में अगर आप बताएंगे, चल जाएगा, एक्सेप्शन के अंदर आएगा, यानी इन्फ्रिंजमेंट का केस आपके ऊपर नहीं होगा। इफ दिस क्लियर एवरीवन? या अगर आप मान लीजिए, अगर आपके पास राइट्स और अगर आप ब्रॉडकास्ट करते हैं, चल जाएगा। जुडिशियल प्रोसीडिंग का अगर आप रिप्रोडक्शन करते हैं, चल जाएगा। यानी कोर्ट में केस हुआ, आपने गए कोर्ट में और जाकर सुना कोर्ट की चीज़ों को, सारे फैक्ट्स को आपने सुना और अपने बुक में लिख दिया, चल जाएगा। जुडिशियल प्रोसीडिंग का आपने रिपोर्ट बनाया, ये भी चल जाएगा। किसी चीज़ को रीड करना पब्लिक में, चल जाएगा। कोई कलेक्शन का पब्लिकेशन, बहुत सारी मूवीज़ को आपने कलेक्ट किया और कलेक्ट करके पब्लिश किया। कई बार ना किताबें लिखते हैं लोग, जो बड़े बड़े क्रिटिक्स होते हैं ना, वो लिखते हैं कि टॉप 100 मूवी इंडिया की कौन सी रही है, ऐसे करके लिस्ट आते हैं। ठीक है, एक लिस्ट है बहुत फेमस, मैं उसको देखता हूँ, उसका नाम है AFI टॉप 100। आप सर्च कीजिएगा, आपको बेस्ट मूवीज दुनिया की मिल जाएगी। तो उन्होंने क्या किया है, सारे दुनिया की बेस्ट से बेस्ट मूवीज का एक लिस्ट बना दिया है। अगर आप ऐसा करेंगे तो भी चल जाएगा। अगर आप कंसेंट लेकर अगर आप साउंड को या म्यूजिक को अगर आप कुछ करेंगे तो भी चल जाएगा। गॉट इट एवरीवन?
इस तरीके से। फेयर डीलिंग क्या होता है, ये बहुत ही फेमस सेक्शन है। फेयर डीलिंग यहाँ पे सेक्शन नंबर 52 के अंदर कवर्ड होता है, और ये बेसिकली बोला जाता है कि अगर आपने एजुकेशन पर्पस से, अगर आपने किसी बहुत ही जेन्युइन पर्पस से अगर आपने किसी के वर्क को इस्तेमाल किया है, तो चल जाएगा, आपके ऊपर इन्फ्रिंजमेंट का केस नहीं होगा। जैसे मैंने गजनी मूवी की बात की, कुछ गजनी मूवी के सीन दिखाया आपको, और वो सीन दिखा के मैंने आपको बताया कि देखो ये जो सीन है ना, ये कॉपी है, और ओरिजिनल सीन भी दिखाया। तो मान लो मेरे ऊपर ही केस हो गया, अरे देबाशिश सर तूने भी कॉपीराइट कर दिया, ओहो कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट कर दिया, ओरिजिनल सीन तुमने कैसे दिखा दिया। तो मैं क्या बोलूंगा, नहीं 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 नहीं, ये फेयर डीलिंग में आएगा। मेरे को अपने बच्चों को पढ़ाना है, और मुझे अगर अपने बच्चों को पढ़ाना है तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे ओरिजिनल भी दिखाना पड़ेगा और कॉपी वाला भी दिखाना पड़ेगा। ये फेयर डीलिंग है, ये फेयर डीलिंग है, यानी कि कोर्ट डिसाइड करेगा। एक्ट में कहीं लिखा नहीं है, एक्ट में कहीं नहीं लिखा है कि फेयर डीलिंग क्या होता है। कोर्ट डिसाइड करेगा केस टू केस बेसिस पे कि कहाँ पे जेन्युइन है और कहाँ पे जेन्युइन नहीं है। गॉट इट एवरीवन? तो ये आप समझिए कि कॉपीराइट का पूरा लेक्चर नहीं है, ये तो सिर्फ केस लॉस है, पर फिर भी बच्चे को कुछ कुछ वर्ड आएगा करके मैं पहले से बता रहा हूँ। गॉट इट एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके स्टडी मैट के केस लॉ यहाँ से मैं कवर कर रहा हूँ। अभी तक तो बाहर के केस लॉस थे जिसमें हम लोग को मज़ा भी आ रहा होगा आई होप, और आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये चलता है। अब मैं यहाँ पे आपके स्टडी मैट में 7 केस लॉस दिए हुए हैं, उनको कवर करने वाला हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में जो केस लॉस आते हैं वो आपके स्टडी मैट के ही आते हैं। और कभी अगर कुछ नया अगर लोग बनाए भी, तो ऊपर के जो केस लॉस उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा केस लॉ आता है। तो देखिए क्या होता है, कई बार ना, जैसे मान लो मैंने कोई किताब लिखी, देबाशीष गोस्वामी सर रोट अ बुक, मैंने एक किताब लिखी, मान लेते हैं लाइफ ऑफ मोदी, ठीक है। मोदी जी को कौन नहीं पसंद करता, नहीं तो मैं भी पसंद करता हूँ, तो मैंने एक किताब लिख दी लाइफ ऑफ मोदी। अब मैंने लिखी ज़रूर, लेकिन मुझे ना पता नहीं है कि भैया इसको बेचते कैसे, उसको कैसे बेचा जाता है या क्या किया जाता है, मेरे को उतना आइडिया नहीं है कैसे बेचते हैं, कैसे मार्केटिंग करते हैं। तो मैंने क्या किया, अपना कॉपीराइट असाइन कर दिया। असाइन करने का मतलब क्या होता है, किसी और को देना, ठीक है। किसी और को देना। तो मैंने पेंगुइन पब्लिशर को दे दिया। पेंगुइन पब्लिशर का नाम आपने सुना होगा, ये लोग बहुत सारे नॉवल वगैरह छापते हैं। तो मैंने पेंगुइन पब्लिशर को दे दिया और उनको बोला कि आप लोग एक काम करो, आप लोग छापो और मुझे पर्टिकुलर परसेंटेज आप दे देना। तो मैंने असाइन कर दिया। सवाल ये है मेरे बच्चा पार्टी प्यारे प्यारे बच्चों कि क्या ये जो मैं असाइन कर रहा हूँ पेंगुइन को, क्या ये लिखित में होना चाहिए या मौखिक होगा तो भी चल जाएगा, यानी राइटिंग में होना चाहिए या ओरल भी चल जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ राइटिंग में ही होना चाहिए। किस में होना चाहिए बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ राइटिंग में ही होना चाहिए। ओरल अगर होगा तो नहीं चलेगा, राइटिंग में ही होना चाहिए, ओरल अगर होगा तो नहीं चलेगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? के ए वेणुगोपाल शेट्टी वर्सेस डॉक्टर सूर्यकांत कामत, बहुत ही अजीब से नाम होते हैं, माय मिस्टेक, ठीक है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट क्या करें, कभी कभी ना मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ लंबे लंबे नामों को, मेरी गलती है, माय मिस्टेक। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, एन ओरल असाइनमेंट इज इनवैलिड एंड इट इज इम्परमिसिबल इन लॉ, यानी अगर आप असाइनमेंट कर रहे हो तो राइटिंग में करो, ओरल में मत करो। अब ये अगला देखिए, वीडियो मास्टर, बहुत फेमस कंपनी है पुरानी, वर्सेस निशी प्रोडक्शन। यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर मान लीजिए मैंने आपको एक पर्टिकुलर टाइप का राइट दिया, तो उसी के जैसा दूसरा राइट भी आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है क्या? द आंसर इज नो। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आजकल मूवीज बनती है तो पहले थिएटर में लगती है और फिर ओटीटी में लगता है, आप लोग को भी मालूम है ये बात, ठीक है। जैसे ठग्स ऑफ हिंदुस्तान है, अब ये पहले मूवी थिएटर में लगी, लोगों ने नहीं देखा, बाद में इन्होंने ओटीटी में रिलीज कर दिया कि भैया कुछ तो लोग देखें, और नेटफ्लिक्स वालों ने उनको कुछ पैसा दे दिया। अब मान लीजिए मैंने क्या किया, आई एम देबाशीष गोस्वामी, मैंने क्या किया, एक मूवी बनाई, और मान लो कि मैंने दे दिया सलमान खान को कि भैया सलमान खान तुम रिलीज करो। सलमान खान ने उसे थिएटर में रिलीज कर दिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैंने थिएटर के लिए बोला था, उन्होंने थिएटर में रिलीज कर दिया। उन्होंने मुझसे बिना पूछे ओटीटी में भी रिलीज कर दिया और पूरा पैसा रख लिया। क्या ये अलाउड है? द आंसर इज नो, क्योंकि मैंने आपको थिएटर का राइट दिया था, और थिएटर का राइट अगर दिया था तो आप थिएटर तक आप पब्लिश कर सकते थे, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, पर आपने ओटीटी में कर दिया, ये राइट मैंने आपको नहीं दिया था, और दोनों राइट अलग अलग हैं। इज दिस क्लियर? इसी तरीके से यहाँ पे क्या हुआ बच्चों कि बहुत सारे राइट के अंदर सैटेलाइट राइट होता है, टेरेस्ट्रियल टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग राइट होता है, बहुत सारे राइट होते हैं, और अगर मैंने आपको कोई एक राइट दिया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको बाकी राइट भी मिल गए हैं, सारे राइट आपको अलग अलग खरीदने पड़ेंगे।
एज अ रिजल्ट द वीडियो कॉपीराइट ग्रांटेड टू द प्लेंटिफ वुड एक्सक्लूड द सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट राइट। अगर मैंने आपको कोई एक पर्टिकुलर टाइप का राइट दिया है तो दूसरा वाला राइट आपको अलग से लेना पड़ेगा, आप उसके लिए ऐसे ही एंटाइटल्ड नहीं है। अगला देखिए बच्चों, अगला भी बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए कि मुझे किसी ने बुलाया, अब मुझे कौन बुलाएगा गाने के लिए, रहने देते। मान लो मैंने सोनू निगम को बुलाया और सोनू निगम को बुला के बोला कि सोनू निगम जी मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, एक गाना गा दीजिए। उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपसे 10 लाख रुपए लूंगा और आपके लिए एक गाना मैं आपके लिए गा दूंगा, रिकॉर्ड करके मैं आपको दे दूंगा सिर्फ आपके लिए। मैं बोला ठीक है। वो आए, गाना रिकॉर्ड किए और चले गए। बाद में बहुत सालों बाद मान लो मेरे पास कोई आया और बोला कि हमको ना एक गाना चाहिए। मैंने बोला अरे मेरे पास सोनू निगम का एक गाना पड़ा हुआ है जो उन्होंने मेरे लिए गाया था, रोमांटिक गाना है, आप चाहो तो अपनी मूवी में इस्तेमाल कर लो, और मैंने मूवी में डाल दिया। क्या ये इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा? द आंसर इज यस, ये इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा। आपको स्पेसिफिक परमिशन लेना पड़ेगा मूवी में डालने के पहले, क्योंकि उन्होंने आपको अलाउ किया था फॉर साउंड रिकॉर्डिंग ऑफ द सॉन्ग। आपको रिकॉर्डिंग करने के लिए उन्होंने अलाउ किया था, मूवी में डालने के लिए अलाउ नहीं किया था। तो यही यहाँ पे हुआ बच्चों, ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्या बोला गया है? विदाउट द स्पेसिफिक परमिशन ऑफ ओनर ऑफ कॉपीराइट, जो कि यहाँ पे कौन है? सोनू निगम। द ओनर ऑफ द कॉपीराइट इन अ साउंड रिकॉर्डिंग, मैंने उनकी आवाज रिकॉर्ड की, वो तो अलाउड है, बट कैन नॉट प्रोसीड विथ इनकॉर्पोरेटिंग इन अ सिनेमेटोग्राफी फिल्म, यानी कि मूवी में वो नहीं डाल सकता। अगर उन्होंने साउंड रिकॉर्डिंग के लिए मुझे गाने को दिया है तो मैं साउंड रिकॉर्ड करके गाने को अपने पास रख सकता हूँ और जितने बार चाहूँ सुन सकता हूँ, सुना सकता हूँ, कहीं और कुछ और कर सकता हूँ, लेकिन मूवी में नहीं डाल सकता, वो एक अलग चीज हो जाती है। केस नंबर 4 बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि मान लीजिए कि अगर किसी ने कॉपीराइट नहीं रजिस्ट्रेशन किया, मतलब इस कॉपीराइट एक्ट के अंदर उन्होंने रजिस्ट्रेशन करके कॉपीराइट नहीं लिया, तो भी क्या प्रोटेक्शन मिलेगा? द आंसर इज यस। इन्होंने क्या बोला कि कॉपीराइट एक्ट तो आया 1957 में भाई, लेकिन वर्क्स तो कब से बन रहे हैं, कितने सालों से बन रहे हैं, तो उस समय तो ये एक्ट भी नहीं था, तो रजिस्ट्रेशन भी इंसान कैसे करता? आज भी कई लोग गाना वाना गाते हैं, यूज करते हैं, कहीं पे रिलीज करते हैं, लेकिन उन लोग कॉपीराइट कराते नहीं है। तो यहाँ पे इस केस में ये बोला गया है कि अगर एक बार आपने अपना वर्क अगर आपने वर्क क्रिएट कर दिया, काम करते साथ ही उसका प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा, आपको अलग से कॉपीराइट कराने की जरूरत नहीं है। यानी कि यहाँ पे वर्ड में इस्तेमाल किया है, तो आपको अपना कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन कराना है तो कराओ, पर अगर आप नहीं भी कराओगे, करा लोगे तो बेस्ट है, लेकिन अगर आप नहीं भी कराओगे तो भी आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि ओरिजिनल आपने किया है, आपको पूरा का पूरा प्रोटेक्शन दिया जाएगा। इफ दिस क्लियर? कहने का मतलब है मैंने कोई गाना बनाया, यूट्यूब में रिलीज किया, बाद में हनी सिंह ने सुन लिया और हनी सिंह ने सुन के अपने आप बना दिया उस गाने को, क्या मैं हनी सिंह पे केस कर सकता हूँ? हाँ मैं कर सकता हूँ, भले मैंने रजिस्ट्रेशन किया हो या रजिस्ट्रेशन ना किया हो, ऑल दो इट इज प्रिफरेबल कि आप रजिस्ट्रेशन कर ले। इफ दिस क्लियर एवरीवन? पक्का? अगला केस लो देखो क्या बोलता है, बेसिक सा केस लो है, एस के दत्त वर्सेस लॉ बुक कंपनी, कि भैया प्रूफ कौन करेगा कि इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, केस करने वाला या जिसके ऊपर केस हुआ है? तो सिंपल सी बात इन्होंने बोली है कि भैया जो प्लेंटिफ होगा, प्लेंटिफ यानी जिसने केस किया है, केस करने वाले को ये प्रूफ करना है कि सामने वाले ने कॉपी किया है आपके काम को। केस करने वाले को क्या बोलते हैं? प्लेंटिफ। तो जिसने केस किया उसी को प्रूफ करना है, उसी को ओनर्स ऑफ प्रूफ, मतलब क्या होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? जिसने केस किया है। कि भैया अगर मान लो मैंने केस कर दिया, देवाशीष गोस्वामी सर ने केस कर दिया किसके ऊपर? हनी सिंह के ऊपर, कि हनी सिंह ने मेरा गाना कॉपी किया है। वैसे मेरी क्या ही औकात हनी सिंह के सामने, लेकिन मान लीजिए अगर मैं केस कर रहा हूँ कि हनी सिंह हैज कॉपीड माई वर्क, हनी सिंह हैज कॉपीड माई वर्क, तो ऐसे केस में मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि भैया मेरा ओरिजिनल था और हनी सिंह ने मेरा कॉपी किया है, ये मुझे प्रूफ करके देना पड़ेगा। केस नंबर 6 आ जाता है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा इम्प्रिजनमेंट की बात की गई है और बहुत ही सिली सी बात है। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या वर्ड इस्तेमाल किया है? पनिशेबल। लॉ में क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ है? पनिशेबल फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर। तो इस केस में इस बात को बोलना पड़ा हाईकोर्ट को, गुवाहाटी हाईकोर्ट यानी असम हाईकोर्ट को, कि भैया मे एक्सटेंड टू 3 ईयर्स का मतलब ये नहीं कि आपको 3 साल की सजा मिलेगी, इसका मतलब ये है कि आपको 3 साल तक की सजा मिल सकती है। मे एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, 3 साल तक की सजा मिल सकती है। इफ दिस क्लियर? ये इस केस लॉ में बोला गया कि आपको 3 साल की ही सजा मिले, जरूरी नहीं है, 3 साल से कम भी मिल सकता है। लास्ट केस बच्चों, ये लंबा सा केस है, केस नंबर 7, नेट प्रो इंटरनेशनल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अनदर।
मेरा तो मानना है कि इस केस लॉ को ना यहाँ नहीं डालना चाहिए था भैया, जो जीआईजीएल सब्जेक्ट है वहाँ डालना चाहिए था। जीआईजीएल के अंदर एक सीआरपीसी जो कि अब चेंज हो गया है, बीएनएसएस बन गया है, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि अगर कहीं पे अगर आपका इम्प्रिजनमेंट 3 इयर्स या मोर होता है, तो फिर ऐसे केस में ऐसे सारे सजा जिस चीज के लिए हो रहे हैं, ऐसे सारे ऑफेंसेस को क्या माना जाना चाहिए, कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल का मतलब क्या होता है, गंभीर और नॉन बिलेबल। तो यहाँ पे भी अगर पनिशमेंट अगर 3 इयर्स या मोर है तो आप कॉग्निजेबल और नॉन बिलेबल ही मानिए, ठीक है। यानी अगर किसी ने कॉपीराइट का वायलेशन किया यानी कि इन्फ्रिंजमेंट वगैरह किया, तो ऐसे चीज़ों में कॉग्निजेबल और नॉन बिलेबल ऑफेंस की तरह ही उसे ट्रीट कीजिए। गॉट इट एवरीवन। तो बहुत ही जल्दी जल्दी फास्टली हमने करीब करीब 15 केस लॉ कर लिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, फटाक से आप चीज़ों को समझे। इस मोहक मंगल वाले का केस लॉ का आंसर मैं आपको दे देता हूँ। मोहक मंगल ने क्लिप इस्तेमाल किया, कुछ सेकंड का क्लिप इस्तेमाल किया, 25-30 सेकंड का, और वीडियो तो लंबा था, 25-30 मिनट का वीडियो था, लेकिन वहाँ पे जो क्लिप उन्होंने इस्तेमाल किया एएनआई का, वो बहुत ही कम टाइम का था, कुछ सम सेकंड्स का ही था। और एएनआई ने उनके ऊपर केस भी किया और धमकी भी दिया कि हम आपका पूरा वीडियो ही हटा देंगे। तो ये तो वो बात हो गई ना कि मान लो कि कोई बच्चा है जिसने एक लाइन कॉपी किया बस किसी से, और मैं कह रहा हूँ कि भैया तुम्हारा पूरा पेपर ही फाड़ दूंगा। यार ठीक है, उस आंसर को काट दो, समझ में आता है, या उस पैराग्राफ को काट दो, उसमें मार्क्स मत दो, समझ में आता है, लेकिन तुम पूरा पेपर ही फाड़ दोगे तो ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया ना। तो कोर्ट ने भी यही रूलिंग दी, इस केस में दिल्ली कोर्ट ने भी यही रूलिंग दी कि भैया वैसे तो देखो कि अगर कुछ सेकंड का भी क्लिप अगर आप उठा रहे हो तो वो भी इन्फ्रिंजमेंट ही है, लेकिन पूरा का पूरा वीडियो ही हटा देना ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो आप एक काम करिए कि बेटर ये है कि जिस जगह पे आपने उसको यूज़ किया है, जितना पार्ट आपने उनका यूज़ किया है, उतने पार्ट को आप रिमूव कर दीजिए और रिमूव करके बाकी वीडियो को चलने दीजिए। इज दिस क्लियर एवरी वन? आई होप इट इज क्लियर। देखिए इन्होंने क्या बोला, द कोर्ट डिसीजन टू अलाउ सर्जिकल एडिटिंग, मतलब उतना पार्ट एडिट करके हटा दो, रेदर देन कंप्लीट टेक डाउन, पूरा हटाने के जगह उतना पार्ट को काटो और हटा दो। दिस केस सेट्स इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट फॉर फ्यूचर डिस्प्यूट, तो आगे के भी कभी कोई केस हुए तो वहां पे भी ये बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि डिजिटल एज है भैया, किसी का वीडियो कोई और यूज़ कर ही रहा है, तो जब कोई और यूज़ करेगा और फिर से कोई कॉपीराइट का केस आएगा तो ये मोहक मंगल वाला केस लो यहाँ पे काम आ जाएगा। गॉट इट एवरीवन? आई होप बच्चों आपको ये बहुत ही फटाफट वाले बहुत सारे केस लॉस जो मैंने डिस्कस किए आपको अच्छे लगे होंगे। 15 से भी ज़्यादा केस लॉस यहाँ पे मैंने आपके लिए कवर किए हैं, और बहुत ही कम टाइम, मेरा आज का लक्ष्य ही ये था कि मैं आपको बहुत ही कम टाइम में कर दूं। तो अप्रॉक्स 30 to 40 मिनट्स के अंदर अंदर मैंने ये किए हैं। 15 से ज़्यादा केस लॉ कवर, जिसके अंदर रियल केस लॉस हैं, और केस स्टडी के केस स्टडी बोल रहा हूँ, आपके जितने भी केस लॉ स्टडी मैट के हैं वो भी यहाँ पे पूरा का पूरा कवर है। मैंने कोशिश की है कि कॉपीराइट क्या होता है, किस पे लगता है, कितने टाइम के लिए लगता है, इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है, एक्सेप्शन क्या है, फेयर डीलिंग क्या है, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी यहाँ पे आपसे डिस्कस कर लूँ। एग्ज़ाम में 5 से 15 नंबर तक का इसका वेटेज है, तो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इनफैक्ट ये एक ऐसा वीडियो है बच्चों जो सिर्फ आप मत देखिए, बल्कि आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनको भी ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चले। खासकर अगर आपका कोई दोस्त, फैमिली मेम्बर या कोई जान पहचान वाला अगर वीडियोस बनाता है या कुछ इस तरीके का काम करता है यूट्यूब का या कुछ का, तो उसको तो ये वीडियो आप ज़रूर भेजिएगा। गॉट इट? अगर आपको अच्छा लगे तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उसको पढ़ के मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड इसी तरीके के केस लॉस अगर आपको और देखना है तो ज़रूर बताइएगा अगला केस लॉ आपको कौन से टॉपिक पे देखना है। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उस केस लॉ के उस टॉपिक के ऊपर सारे केस लॉस में कवर कर दूँ। गॉट इट? थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।